हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू गुरु मंत्रा क्लासेस। आज हम सोशल साइंस चैप्टर नंबर 3 देखने वाले हैं फॉर क्लास 7th। और इसमें हम बात करने वाले हैं आवर चेंजिंग अर्थ के टॉपिक पे, यानी कि हमारा जो अर्थ है वो कैसे चेंज हो रहा है। तो सबसे पहले कुछ बातें आपको जाननी पड़ेगी इस चैप्टर में अंदर घुसने से पहले कि मैंने बताया है कि हमारे अर्थ पे अलग अलग लेयर्स फाउंड होती है, अलग अलग लेयर्स हमें मिलती है, और जिस लेयर पे लैंड सरफेस मिलता है उसे हम लिथोस्फेयर कहते हैं, यानी जिस सरफेस पे हम रहते हैं उसे हम लिथोस्फेयर कहते हैं। इसी सरफेस पे आपको माउंटेन्स देखने को मिलेंगी, आपको प्लेन्स देखने को मिलेगा, आपको प्लेटूज देखने को मिलेंगी। तो ये सारी जो भी लैंड पे सरफेसेस बनी हुई हैं अलग अलग, ये सारी लिथोस्फेयर पे है। और ये जो लिथोस्फेयर है ये अलग अलग प्लेट्स में डिवाइडेड है, ठीक है। जैसे ये एक प्लेट हो गया, ये एक प्लेट हो गया, इस तरीके से प्लेट सिस्टम में हमारा लिथोस्फेयर जो है वो पूरा टूटा हुआ है। पूरा लिथोस्फेयर ऑन द बेसिस ऑफ प्लेट्स डिवाइडेड है। तो ये जो प्लेट्स हैं ये कुछ मेजर प्लेट्स हैं, कुछ माइनर प्लेट्स हैं। ये सारी चीज़ें आपको जानने की अभी ज़रूरत नहीं है। आप हायर क्लासेस में देखोगे कि अलग अलग प्लेट्स होती हैं, जैसे अफ्रीकन प्लेट हो गई, अमेरिकन प्लेट हो गया, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट हो गया, साउथ अमेरिकन प्लेट हो गया, नाज़का प्लेट हो गया, कोकोस प्लेट हो गया। तो इनमें से कुछ मेजर प्लेट्स होंगी, कुछ माइनर प्लेट्स होंगी। उनके बारे में फ़िलहाल आपको ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है, बट इतना आपको जानने की ज़रूरत है जो लिथोस्फेयर है वो अलग अलग प्लेट्स में डिवाइडेड है, ठीक है। अच्छा, ये प्लेट्स जो है ये मूव करती रहती हैं, बहुत ही कम डिस्टेंस से ये मूव करती हैं हर साल, बट ये हमेशा मूवमेंट में रहती हैं। जैसे कि कुछ फ्यू मिलीमीटर्स ये प्लेट्स हमेशा मूव करती रहती हैं। इसका रीज़न क्या है कि ये प्लेट्स हमेशा मूव करती रहती हैं? तो मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि जो अर्थ का क्रस्ट है, अर्थ के क्रस्ट के नीचे होता है नीचे मैग्मा, मोल्टेन हॉट मैग्मा, जो बिल्कुल शहद की तरह होता है, गर्म होता है। आपने मैग्मा, लावा, ये सारी चीज़ें तो देखी ही होगी कभी ना कभी किसी न किसी वीडियो में। तो वो मैग्मा के ऊपर हमारा क्रस्ट है, और ये क्रस्ट ही तो हमारा लिथोस्फेयर है जिस पे सारे लैंड सर्फेसेस हमें देखने को मिलते हैं। तो ये मैग्मा की वजह से क्या है, अब ये मैग्मा क्या है, नीचे सर्कुलर मूवमेंट में मूव कर रहा है। तो मैग्मा के मूव करने के कारण ये लिथोस्फेयर भी जो है वो गर्म होकर के पिघलता है और अलग अलग डायरेक्शन में मूव करता है। इसी की वजह से ये जो प्लेट्स हैं इनका मूवमेंट होता है, और हर साल ये कुछ ना कुछ मिलीमीटर से मूव करती हैं हर प्लेट, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमने इसमें देखी। अब मैं आपको एक छोटा सा वीडियो दिखाती हूँ जिससे आपको पता लगेगा कि हमारे अर्थ के अंदर और अर्थ के बाहर कुछ फोर्सेस लग रही होती हैं। कुछ फोर्सेस लगने के कारण ये जो प्लेट्स है ये मूव करते हैं। दो टाइप के फोर्सेस होते हैं। एक तो फोर्स वो होता है जो अंदर की तरफ लगता है, अर्थ के अंदर से लग रहा होता है, और एक जो फोर्स होता है वो अर्थ के बाहर से लग रहा होता है। जो अंदर से लग रहा होता है उसको हम कहते हैं एंडोजेनिक फोर्सेस, एंडोजेनिक फोर्सेस। और जो फोर्सेस अर्थ के बाहर से लग रहा होता है उसको हम कहते हैं एक्सोजेनिक फोर्सेस। तो एंडो का मतलब इन और एक्सो का मतलब आउट। तो जो फोर्सेस अर्थ के अंदर से लग रही है वो होगी एंडोजेनिक फोर्सेस, वो फोर्सेस जो अर्थ के बाहर से लग रही हैं वो होंगी एक्सोजेनिक फोर्सेस। तो ये सारी चीज़ें आपको फिलहाल यहाँ पे इन सब जगह पे यहाँ पे दिख रहा होगा। मैं आपको एक छोटा सा वीडियो दिखाती हूँ, आप उसको देखो फिर आपको समझ में आएगा। तो आप देख सकते हो कि ये हमारा अर्थ है, ये मूव कर रहा है। इसके अंदर देखो कैसे सर्कुलर मूवमेंट में मैग्मा मूव कर रहा है, जिसकी वजह से ये जो क्रस्ट है ये बिल्कुल इसकी थिनिंग हो जाती है, ये पतला हो जाता है, और ये भी मूव करने लगता है एक जगह से दूसरी जगह। काफ़ी स्मॉल ये डिस्टेंस मूव करता है, बट आप देख रहे हो मैग्मा के मूव करने के कारण जो लिथोस्फेयर है, जो क्रस्ट है या जो प्लेट्स हैं वो भी मूव करती हैं। ये देखो एक प्लेट दूसरे प्लेट के नीचे सबडक्ट कर रही है, आप ये देख सकते हैं। तो ये मैग्मा की वजह से हो रहा है, क्योंकि मैग्मा क्या है, मोल्टेन लिक्विड है, इसकी वजह से
ये जो क्रस्ट है ये भी टूटता है। और आप देखो कि नीचे के फोर्सेस के कारण ऊपर हमें वोल्केनिक इरप्शंस देखने को मिलता है। ये देखो आप, आई होप आपको वीडियो देख के समझ में आया होगा कि जो मैग्मा है उसके मूवमेंट के कारण कैसे प्लेट्स मूव करती हैं। दो फोर्सेस हमने देखे, एक एंडोजेनिक फोर्सेस देखा, एक एक्सोजेनिक फोर्सेस देखा। एंडो यानी अर्थ के अंदर लग रहा है, एक्सो यानी कि अर्थ के बाहर जो फोर्सेस लग रहा है। ये देखिए आपके बुक में भी लिखा हुआ है, जो अर्थ के अंदर जो फोर्सेस लग रही है वो एंडोजेनिक हो गई, और जो सरफेस पे एक्ट करते हैं जो फोर्सेस, जो बाहर से सरफेस को एक्ट करते हैं जो फोर्सेस, उसको हम एक्सोजेनिक फोर्सेस कहते हैं। अब इन एंडोजेनिक और एक्सोजेनिक फोर्सेस के कारण होता क्या है? सबसे पहले देखो, जब अर्थ के अंदर कोई फोर्स लगेगी, अर्थ के अंदर फोर्स लगने के कारण ये क्या होगा, ये काफी सडन अचानक से फोर्स आएगा, ठीक है। ये क्या होगा, और दूसरा मैंने आपको बताया डायस्ट्रॉफिक फोर्सेस। डायस्ट्रॉफिक फोर्सेस क्या होती हैं? ये वो फोर्सेस होती हैं जो अर्थ के डिफॉर्मेशन में काम करती है। अर्थ क्रस्ट के डिफॉर्मेशन के लिए जो फोर्सेस जिम्मेदार होती हैं, जिसकी वजह से माउंटेन बनता है, प्लेन्स बनता है, प्लेटूज बनता है, ये सारे फोर्सेस क्या हैं? ये अर्थ के क्रस्ट को कहीं ना कहीं डिफॉर्म कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं, तो उन फोर्सेस को हम कहते हैं डायस्ट्रॉफिक फोर्सेस। सडन फोर्सेस की वजह से क्या होगा? सडन फोर्सेस की वजह से आपके अर्थ पे वोल्केनिक इरप्शन होगा, आपके अर्थ पे अर्थक्वेक आएगा, लैंडस्लाइड्स आएगा। अब ये तीनों जो चीजें हैं ये इंटरलिंक्ड है। अगर अर्थक्वेक आएगा तो वोल्केनो भी आएगा, या फिर वोल्केनिक इरप्शन जहां पे होगा वहां अर्थक्वेक तो आएगा ही आएगा, और फिर लैंडस्लाइड्स भी हमें देखने को मिलेंगी। तो ये तीनों चीजें जो है वो सडन फोर्सेस के अंदर आती हैं। ये एंडोजेनिक यानी अर्थ के अंदर ये सारी फोर्सेस लग रही हैं, है ना, जिससे सडन फोर्सेस क्रिएट होती हैं और अर्थक्वेक, वोल्केनो और लैंडस्लाइड जैसी चीजें होती हैं। डायस्ट्रॉफिक फोर्सेस मैंने अभी आपको बताया, अर्थ के जितने भी डिफॉर्मेशंस होते हैं अर्थ क्रस्ट के, वो डायस्ट्रॉफिक फोर्सेस की वजह से होते हैं। इसकी वजह से क्या हो रहा है, यहाँ माउंटेन बिल्डिंग का काम हो रहा है। माउंटेन हो गया, प्लेन्स हो गया, प्लेटूज हो गया, ये सब इसी वजह से हो रहा है क्योंकि डायस्ट्रॉफिक फोर्सेस लग रही हैं। फिर हम देखेंगे एक्सोजेनिक फोर्सेस। एक्सोजेनिक फोर्सेस मैंने बताया आपको, अर्थ सरफेस के अंदर से नहीं, ये बाहर से लगता है और ये अर्थ के सरफेस पे एक्ट करता है। तो उसकी वजह से क्या होगा, जितने भी इरोजनल या डिपोजिशनल फीचर्स होंगे, इरोजन का मतलब क्या होता है, एक जगह मान लो किसी चीज, मान लो यहाँ पे मिट्टी थी, अब यहाँ से मिट्टी जो है पूरी इरोड हो गई है, या फिर मान लो यहाँ पे एक पहाड़ था, ये ऐसा पहाड़ था, अब ये पहाड़ बिल्कुल ऐसा हो गया है, तो यानी कि इतना पोर्शन इसका पूरा इरोड हो चुका है कोई ना कोई एजेंट्स की वजह से, या तो वो वाटर होगा, या तो वो एयर होगा, या तो वो विंड होगा, किसी ना किसी रीजन से ये जो फीचर था, ये जो फॉर्मेशन था, इसको कहीं ना कहीं इरोड किया गया है। तो एक्सोजेनिक यानी जो बाहर से फोर्सेस लग रही हैं, अब ये जो विंड है, एयर है, वाटर है, ये तो बाहर से ही एक्ट करेंगे ना, अर्थ के अंदर से तो एक्ट करेंगे नहीं। तो ये जो बाहर के फोर्सेस हैं, ये क्या करते हैं, इरोजन का काम करते हैं या फिर डिपोजिशन करते हैं। डिपोजिशन का मतलब क्या हुआ कि यहाँ से मान लो इस पोर्शन को इन्होंने बिल्कुल इरोड करके कहीं और डिपॉजिट कर दिया, सैंड, सेडिमेंट्स, इन सब चीजों में, तो उस फीचर को हम डिपोजिशनल फीचर कहेंगे। तो इसमें क्या क्या इरोजनल और डिपोजिशनल फीचर में क्या क्या आएगा, रिवर देख लो आप। रिवर क्या करती है, रिवर जब अपने कोर्स पे रहती है तो रिवर क्या करती है, जिस एरिया से होके गुजरती है वहाँ के सैंड को, वहाँ के सिल्ट को, वहाँ के क्ले को उठा करके और जिस जगह जाती है वहाँ पे डिपॉजिट कर देती है। तो रिवर का भी ये काम होता है। विंड आप देख लो, विंड क्या करती है, अगर डेजर्ट एरिया में मान लो चल रही है तो डेजर्ट एरिया में जो भी लैंडफॉर्म होगा, डेजर्ट एरिया में मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि डेजर्ट एरिया में विंड जो है वो काफ़ी प्रेवलेंट रहती है, बहुत तेज़ रहती है विंड। तो विंड क्या करेगी, वहां पे इरोजन करेगी, कहीं और ले जा करके उस सैंड को, सिल्ट को डिपॉजिट करेगी।
सी वेव्स का भी यही काम है। अब जो ये वेव्स चलती हैं ये अपने एरिया को पूरा इरोड करती हुई चलती हैं और कहीं जहाँ पे ये ख़त्म होती है वहाँ पे जाके डिपॉजिट कर देती है। तो आपको जितना भी कोस्टल एरियाज दिखेगा ये सी वेव्स का ही काम होता है। जितने भी कोस्ट्स बने हुए हैं ये सब सी वेव्स का ही तो काम है। ये मान लो वाटर बॉडी है, यहाँ पे एक कोस्ट बना हुआ है, तो ये मिट्टी ही तो है यहाँ पे, और है क्या? तो ये मिट्टी यहाँ पे इतनी सारी आई क्यों? क्योंकि ये सी वेव्स लेकर के आई है अपने साथ। फिर आप ग्लेशियर को देख लो। अब ग्लेशियर जो है, ग्लेशियर मान लो पहाड़ों के ऊपर है या कहीं पे भी है, तो ग्लेशियर भी मूव करता है। अवलांच के बारे में आपने सुना होगा कि बहुत सारा जो बर्फ है वो एकदम से नीचे गिरने लग जाता है जब, तो ये जो ग्लेशियर है ये भी जब नीचे गिरता है या फिर मेल्ट होता है तो ये भी अपने एरिया से सैंड, सिल्ट, ये सारी चीज़ें लेकर के और नीचे उतरता है, और जहाँ पे ये जाकर के जमा होगा या फिर मेल्ट होगा ये, वहाँ पे इसको डिपॉजिट कर देगा। तो रिवर, विंड, सी वेव्स, ग्लेशियर, ये सब काम क्या करते हैं? ये सब इरोजन और डिपोजिशन का काम करते हैं, और ये एक एक्सोजेनिक फोर्सेस है। तो आपको, आई होप आपको एंडोजेनिक और एक्सोजेनिक में डिफरेंस समझ में आया होगा और क्या क्या चीज़ें इसकी वजह से होती है। अब एंडोजेनिक की वजह से देखो क्या होगा। एंडोजेनिक अर्थ के अंदर से लग रहा है, तो इसकी वजह से क्या होगा? जो ये मूवमेंट है ये क्या, स्लो मूवमेंट है, इसकी वजह से क्या होगा? अब अर्थ का जो क्रस्ट है ये अगर मूव करने लगे तो आप सोचो ना कि एक जगह से क्रस्ट अगर दूसरी जगह जाएगा तो यहाँ अर्थक्वेक नहीं आएगा तो और क्या आएगा? अर्थक्वेक ही तो आएगा। और अर्थक्वेक आ रहा है, फिर अगर मान लो ये एक लैंड है, ये एक लैंड है, दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करने लगे तो यहाँ पे ये जो है ये ब्लैंक एरिया आ जाएगा। ये ब्लैंक एरिया से क्या होगा? यहाँ से तो पूरा लावा ही निकलेगा ना बाहर, यहाँ से मैग्मा जो है वो बाहर निकलने लगेगा, तो उसकी वजह से हमें वोल्केनोस देखने को मिलेंगे, है ना। तो ये सारी चीजें हो रही है हमारी एंडोजेनिक फोर्सेस की वजह से, क्योंकि वो अर्थ के अंदर से लग रहा है। अब आप देखो कि ये एक वोल्केनो है, वोल्केनो का डायग्राम है। अब ये जो है आपका मैंटल है। मैंने आपको कल ही पिछले लेक्चर में बताया था कि जो हमारा अर्थ है ये 3 पार्ट्स में हमने डिवाइड कर रखा है। सबसे ऊपर वाला जो पार्ट है जिसपे हम रहते हैं उसको हम कहते हैं क्रस्ट। दूसरा जो पार्ट है जिसको हम कहते हैं मैंटल, मैंटल में ही हमें मैग्मा देखने को मिलता है। और तीसरा जो पार्ट है उसे हम कहते हैं क्रस्ट, वो बिल्कुल सॉलिड है, ये बिल्कुल सॉलिड है। ये मैंटल जो है ये सेमी सॉलिड फॉर्म में, यानी कि शहद की तरह गाढ़ा है बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पे हमें मैग्मा देखने को मिलता है। और क्रस्ट भी जो है वो हमारा सॉलिड है। तो ये जो वोल्केनो है, अब ये मैंटल से वोल्केनो निकलेगा। यहाँ पे देखो आप कितना सारा वोल्केनो प्रेजेंट है ना। अब इसको कहीं ना कहीं से निकलने की जगह चाहिए, तो ये क्या करेगा? जमीन के अंदर से फोर्स लगाते हुए ये बाहर निकलने की कोशिश करेगा। तो जहां से ये निकलेगा, ठीक है, ये देखो ये निकल रहा है, जिस जगह से ये मेन एरिया होगा जहां से ये वोल्केनो निकलेगा इसको हम कहते हैं वेंट, ठीक है। और जहां से वोल्केनो माउंटेन एरिया है, सपोज ये ऐसा सरफेस बनाए हुए है और यहाँ से बिल्कुल गैस और एशेज वगैरह यहाँ से निकल रही है, तो इसको हम कहेंगे क्रेटर। इस क्रेटर से ही तुम्हारे गैसेस और एशेस ये सारी चीजें निकलेंगी, ठीक है। तो मैग्मा चैम्बर आपको समझ में आ गया। मैग्मा चैम्बर वो जगह है जहाँ पे बहुत सारा मैग्मा प्रेजेंट है। उसके बाद ये क्या, ये वेंट से होते हुए अलग अलग जगह पे बाहर निकलने की कोशिश करेगा। उसके बाद जो मेन वेंट है उसके ऊपर वाला एरिया जो होगा वो क्रेटर कहलाएगा, और यहीं से गैसेस और एशेस बाहर निकलेंगी, ठीक है। अब ये जो एंडोजेनिक और एक्सोजेनिक है ये 2 वर्ड से बना हुआ है। एंडो प्लस जेनिक। एंडो का मतलब होता है इनसाइड और जेनिक का मतलब होता है ओरिजिन। तो जिस भी फोर्सेस का ओरिजिन अंदर से है उसको एंडोजेनिक कहेंगे, और जिस फोर्सेस का ओरिजिन आउटसाइड है उसको हम एक्सोजेनिक फोर्सेस कहेंगे। ये सब तो मैंने अभी आपको बता ही दिया है, तो आई होप आपको कोई डाउट नहीं होगा इसमें, ठीक है। अब आप एक चीज समझो कि जब लिथोस्फेयर मूव करता है, यानी जो क्रस्ट मूव करता है, मैंने जो आपको वीडियो में दिखाया था, जब ये लिथोस्फेयर मूव करता है तो अर्थ का जो सरफेस है वो वाइब्रेट करने लगता है। वाइब्रेट तो करेगा ही ना। अब आप सोचो कि प्लेट्स मूव कर रही हैं, प्लेट्स मूव करेंगी, कोई भी चीज़ जब मूव करती है तो उसमें वाइब्रेशन पैदा होता है। आप जैसे एक लाउड स्पीकर चला लो, है ना, लाउड स्पीकर चलाओगे तो उसके जो बूफर्स हैं वो क्या बिल्कुल मूव करते हैं, मूव तो करते हैं ना, उसकी वजह से उनमें वाइब्रेशन पैदा होता है। बिल्कुल उसी तरीके से मान लो आप
कि स्पीकर के अंदर जो फोर्सेस हैं वो उस बूफर को बिल्कुल हिला रही है। हिलाने की वजह से बूफर में क्या हो रहा है, वहां पे वाइब्रेशंस पैदा हो रही हैं। तो अर्थ के अंदर भी जो फोर्सेस हैं वो अर्थ के अंदर की फोर्सेस लिथोस्फेयर के प्लेट को मूव करती है, और लिथोस्फेयर के प्लेट्स जब मूव करते हैं तो अर्थ वाइब्रेट करती है, और ये जो वाइब्रेशंस है ये काफी दूर तक ट्रैवल करती है, काफी दूर तक अर्थ पे ट्रैवल करती है, और इसी वाइब्रेशन को हम कहते हैं अर्थक्वेक। जो हमें झटके महसूस होते हैं ना, इसी झटकों को हम कहते हैं अर्थक्वेक। ठीक है, तो अब वो जगह क्रस्ट पे, वो जगह जहां पे ये मूवमेंट स्टार्ट होता है, जो ये मूवमेंट हो रहा है अर्थ के क्रस्ट पे, उसे हम कहते हैं फोकस। ठीक है, द प्लेस इन द क्रस्ट वेयर द मूवमेंट स्टार्ट। कौन सा मूवमेंट? ये जो लिथोस्फेरिक प्लेट का मूवमेंट है, जहां से ये शुरू होगा उस पॉइंट को हम कहेंगे फोकस पॉइंट। ठीक है, और ठीक उसके जहां पे ये फोकस पॉइंट है, ठीक इसके ऊपर जो पॉइंट होगा उसको हम कहेंगे एपिसेंटर। आई होप आपको समझ में आ रहा है। तो फोकस पॉइंट के ठीक ऊपर जो सरफेस होगा उसको हम कहेंगे एपिसेंटर। ये एपिसेंटर जो है, यहीं पे सबसे ज्यादा हमें वेव्स महसूस होते हैं। अर्थक्वेक के जो वेव्स होते हैं, जो वाइब्रेशन होती है, वो सबसे ज्यादा हमें यही महसूस होती है, और इसी वजह से ही इस एपिसेंटर पे सबसे ज्यादा अर्थक्वेक की वजह से डिस्ट्रक्शन हमें महसूस होता है, सबसे ज्यादा डिस्ट्रक्शन कॉज होता है। आपने कई बार सुना होगा कि इस फलाने अर्थक्वेक का जो एपिसेंटर था वो गुजरात में था, तो गुजरात में बहुत तबाही मची, काफी डिस्ट्रक्शन हुआ। एपिसेंटर का मतलब कि जहां से ये मूवमेंट शुरू हुई है उसको फोकस पॉइंट कहेंगे, और फोकस पॉइंट के ठीक ऊपर होगा एपिसेंटर, जहां पे ये वेव सबसे ज्यादा महसूस होंगी, और उसी की वजह से हमें यहाँ पे सबसे ज्यादा अर्थक्वेक की वजह से डिस्ट्रक्शन देखने को मिलेगा। और जैसे जैसे आप एपिसेंटर से दूर जाते जाओगे, वहां पे आपको बिल्कुल कम फील होगा अर्थक्वेक, वहां पे डिस्ट्रक्शन भी काफी कम होगा। तो सबसे ज्यादा डिस्ट्रक्शन होता है एपिसेंटर पे, और जैसे जैसे हम इससे दूर जाते जाते हैं हमें अर्थक्वेक फील होना बंद हो जाता है। तो ये चीज आपको बहुत अच्छे से समझना होगा, क्योंकि अर्थक्वेक आगे के चैप्टर्स में या फिर आगे के स्टैंडर्ड्स में, 7th में अभी आप हो, 8th 9th 10th ऑनवर्ड्स, ये काफी बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है, और काफी इंटरेस्टिंग भी है इसको जानना। तो आप देखो, ये जो पॉइंट है ये यहाँ पे फोकस पॉइंट है, यहीं पे अर्थक्वेक शुरू होगा। ठीक है, और इसकी जो वेव्स निकलेगी इधर 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 इधर, आप देख रहे हो ये ट्रैवल करेगी, और जो ये फोकस इसके ठीक ऊपर होगा एपिसेंटर। इस एपिसेंटर पे सबसे ज्यादा डिस्ट्रक्शन होगा, लेकिन ये वेव्स हर जगह ट्रैवल कर रही है, आप देख रहे हो ये हर जगह वेव्स ट्रैवल कर रही है। तो वेव्स तो ट्रैवल होगी, लेकिन सबसे ज्यादा जो ये वेव्स फील होगा ये हमें एपिसेंटर पे फील होगा। ठीक है, ये सीस्मिक वेव्स है जो कि सारे डायरेक्शन में रेडिएट करती है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं, अच्छा अब इस डू यू नो में कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं, हालांकि मुझे नहीं लगता आपके चैप्टर में इसको बहुत डिटेल में पढ़ना होगा, लेकिन फिर भी जस्ट फॉर योर नॉलेज पर्पस आप इसको समझ लो कि ये जो वेव्स है ना, ये जो अर्थक्वेक की वेव्स है, ये वेव्स 3 टाइप की होती है। कौन कौन सी होती है? एक होता है पी वेव, एक होता है एस वेव, और एक होता है एल वेव। अब ये पी वेव, एस वेव, एल वेव क्या है, मैं बस इनका डेफिनेशन आपको बता देती हूँ, मुझे नहीं लगता कि आपको बहुत ज्यादा इसको डिटेल में भी समझने की जरूरत है। तो पी वेव जो होता है वो प्राइमरी वेव कहलाता है। पी वेव इज द प्राइमरी वेव, और ये लॉन्गिट्यूडनल वेव है। ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल वेव का मतलब कि लॉन्गिट्यूड में चलता है ये। ठीक है, एस वेव जो है वो सेकेंडरी वेव है, इसको हम ट्रांसवर्स वेव भी कहते हैं, और जो एल वेव है इसको लव वेव या फिर सरफेस वेव भी हम कहते हैं। तो ये 3 टाइप के वेव्स हैं अर्थक्वेक के। तो ये बस आपके जानने के पर्पस से मैंने आपको बता दिया। अब आपको पता है कि अर्थक्वेक जो है वो प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता कि अभी टाइम हो रहा है 4 बजे, 6 बजे अर्थक्वेक आने वाला है, तो आप लोग सब पहले ही प्रिपेयर्ड रहो। अर्थक्वेक बहुत ही सडन आता है, किसी को पता नहीं चलता है। ठीक है, लेकिन हम कुछ ऐसी टेक्निक्स जानते हैं जिसकी वजह से इसका जो इम्पैक्ट है ये हम थोड़ा सा कम कर सकते हैं, कि मतलब हमने पहले ही कुछ प्रिपरेशंस कर ली
तो उसकी वजह से क्या होगा कि अगर पहले ही आप एग्जाम के लिए, मान लो आप पहले ही प्रिपेयर कर लेते हो, तो आपको एग्जाम के एक रात पहले बैठ करके पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर आप पूरे साल भर एंजॉय करते हो, मजे करते हो, मस्तियां करते हो, तो आपको एक दिन पहले एग्जाम के बैठ के पढ़ना ही पड़ेगा, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होगी, फिर आप रोते बैठोगे, है ना। तो उसी तरीके से होता है कि अगर हम अर्थक्वेक के लिए पहले से प्रिपरेशन कर ले, तो हमें जब अर्थक्वेक आएगा तो इतना रोने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए क्योंकि हमारा इतना ज्यादा डिस्ट्रक्शन नहीं होगा। लेकिन अगर अर्थक्वेक के लिए हमने प्रिपरेशंस पहले नहीं की, तो फिर हमें भुगतना पड़ेगा, हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तो कुछ प्रिडिक्शंस होते हैं, कुछ कॉमन प्रिडिक्शंस होते हैं जिसकी वजह से हम अर्थक्वेक को प्रिडिक्ट कर पाते हैं। जैसे कि एनिमल के बिहेवियर से जानवर कुछ अलग अलग बिहेव करने लग जाते हैं जब भी अर्थक्वेक आता है, क्योंकि आपको पता है कि जानवरों के जो सेंसेस होते हैं ना, वो काफी ज्यादा स्ट्रांग होते हैं। हम ह्यूमंस के पास इतने स्ट्रांग सेंसेस नहीं है। अब आप डॉग को ही ले लो, डॉग का जो सेंस ऑफ स्मेल होता है वो इतना ज्यादा हाई होता है कि ह्यूमंस उसको कभी अचीव नहीं कर सकता है। तो ये जो जानवर होते हैं ना, ये बहुत ही अलग तरीके से बिहेव करने लग जाते हैं। जैसे पॉन्ड्स में जो फिशेस रहती हैं, ये बिल्कुल एजिटेटेड रहती है, इरिटेटेड रहती हैं, ठीक है। स्नेक्स जो है वो सरफेस पे आ जाते हैं। तो इस तरीके की चीज जब होने लग जाती है ना, तो आपको पता लगता है कि ये जानवर बिल्कुल अजीब सा बिहेव कर रहे हैं, तो जरूर कुछ ना कुछ घटना घटने वाली है। तो हम लोग जानवरों की वजह से भी बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। अब आप जैसे देखो, एक न्यूज़पेपर की कटिंग है कि अर्थक्वेक जो है वो भुज में आया है, तो भुज में अर्थक्वेक 6.9 रिक्टर स्केल पे आया है, ठीक है। ये 2001 की बात है। तो 6.9 रिक्टर स्केल, ये एक स्केल होता है, रिक्टर स्केल हम इसको कहते हैं, जो कि अर्थक्वेक को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है कि कितने इंटेंसिटी का, कितना ज्यादा इंटेंसिटी का अर्थक्वेक आया था। तो 6.9 जो मेजर है, ये काफी ज्यादा है और ये काफी डिस्ट्रक्टिव होता है, ठीक है। तो ये बस छोटा सा है आपके पास। अर्थक्वेक जो है वो हम एक मशीन से मेजर करते हैं जिसको हम कहते हैं सीस्मोग्राफ, ठीक है। आपको याद रखने की जरूरत है कि जो अर्थक्वेक है उसको हम एक मशीन से मेजर करते हैं जिसको हम कहते हैं सीस्मोग्राफ। और इसमें जो अर्थक्वेक की मैग्नीट्यूड है, अर्थक्वेक का जो मैग्नीट्यूड है वो हम रिक्टर स्केल से मेजर करते हैं, ठीक है। क्या क्या हमने देखा? हमने अर्थक्वेक को मेजर करने के लिए जो मशीन देखी वो था सीस्मोग्राफ, और वो कितने इंटेंसिटी से आया है, उसकी क्या मैग्नीट्यूड है, ये हम मेजर करते हैं रिक्टर स्केल पे, ठीक है। अगर मान लो रिक्टर स्केल पे 2.0 आया है या उससे कम आया है अर्थक्वेक, 2.0 या उससे नीचे कोई वैल्यू आई है, तो यानी कि अर्थक्वेक जो है वो बहुत कम आया है और ये लोगों को फील भी शायद ना हो। लेकिन अगर रिक्टर स्केल पे 5.0 5 की मैग्नीट्यूड से अगर अर्थक्वेक आया है, तो ये जो ये अर्थक्वेक है ये कुछ चीजों को डैमेज कर देगा, मतलब आपको पता लगेगा कि अर्थक्वेक आया था। लेकिन अगर अर्थक्वेक जो है 6.0 से ज्यादा रहे तो काफी स्ट्रॉन्ग माना जाता है ये अर्थक्वेक। और अगर 7.0 अगर मेजर हुआ है रिक्टर स्केल पे, तो ये तो मतलब इतना खतरनाक अर्थक्वेक होगा कि मतलब काफी डिस्ट्रक्टिव होगा ये, और काफी सारी चीजों को ये डिस्ट्रॉय कर देगा अर्थ के सरफेस पे। तो ये रिक्टर स्केल पे हम अलग अलग यूनिट से अर्थक्वेक को मेजर करते हैं, ठीक है। उसके बाद अर्थक्वेक से हम कैसे प्रिपेयर हों, पहले से हम प्रिपेयर होने के लिए क्या कर सकते हैं कि एक सेफ स्पॉट देख सकते हैं। सेफ स्पॉट का मतलब क्या है कि या तो किचन का जो काउंटर होता है उसके नीचे आप छुप सकते हो, टेबल कोई हैवी टेबल हो, डेस्क हो, उसके नीचे आप छुप सकते हो। लेकिन ये कॉर्नर पे या वॉल के कॉर्नर पे नहीं होना चाहिए, ठीक है। कोई भी हैवी टेबल या डेस्क के नीचे आप अर्थक्वेक के टाइम पे छुप सकते हो, उससे आप बच सकते हो, ठीक है। आपको किन किन चीजों से दूर रहना है उस वक्त? आपको कहीं पे भी आग अगर जला हुआ है तो वहां से दूर रहना है, जहां पे चिमनी वगैरह हो वहां से दूर रहना है, उन विंडोज से दूर रहना है जिनमें कांच लगे हुए हों, शीशे लगे हुए हों, ठीक है, पिक्चर फ्रेम्स, इन सब चीजों से दूर रहना है आपको, ठीक है। अगर आपको पहले पता चलता है तो आपको अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स को फटाफट से प्रिपेयर होकर के बताना है, और आप तब इस डिजास्टर को कॉन्फिडेंटली मतलब सबको अवेयर कर सकते हो और आप खुद भी प्रिपेयर हो सकते हो। ओके, अब हम देखेंगे मेजर लैंडफॉर्म्स।
तो अब आपको पता है कि जो हमारा सरफेस है ये कंटिन्यूअसली किसी न किसी वजह से टूटता रहता है, बनता रहता है, टूटता रहता है, बनता रहता है। तो इन चीजों को जो तोड़ती है अर्थ के सरफेस को, ठीक है, इसको कहते हैं वेदरिंग एंड इरोजन। इनकी वजह से क्या होता है, एक सरफेस पे बिल्कुल कोई चीज टूट जाती है और एक सरफेस पे जाकर के ये डिपॉजिट हो जाती है, ठीक है। तो जैसे मान लो कोई रॉक है अर्थ सरफेस पे, तो वेदरिंग अगर उसकी होगी तो यानी कि वो रॉक जो है वो पड़ा पड़ा टूट जाएगा। मान लो कि ये रॉक है, यहाँ पे छोटा मोटा कहीं पे शायद होल हो या क्रैक हो, यहाँ पे बारिश हुई और ये पानी जो है, ये पानी इस क्रैक में घुस गया, ठीक है। अब रात के टाइम ठंडी होती है तो ये पानी जम जाएगा रॉक में। पानी जम जाने के कारण क्या होगा, रॉक्स जो है वो एक्सपैंड होते हैं, ठीक है। उसके बाद सुबह के टाइम पे ये पानी जो है ये पिघल जाएगा, क्योंकि यहाँ डे टाइम में गर्मी होती है, तो रॉक्स जो है उसकी पानी की मेल्टिंग हो जाएगी, तो और रॉक वापस से कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। फिर अगेन रात में ये ठंडी हो जाएगी और एक्सपैंड करेगी और सुबह में ये कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगी। तो ये रात मतलब दिन रात इसकी एक्सपैंडिंग कॉन्ट्रैक्टिंग यही हो रही है रॉक की। तो ये क्या होगा, ये पड़ा पड़ा यहीं पे टूट जाएगा, इन सिटू डिसइंटीग्रेशन हो जाएगा इसका। पड़े पड़े वहीं पे टूट जाने को कहते हैं इन सिटू डिसइंटीग्रेशन। तो ये पड़े पड़े टूट जाएगा। अब इन रॉक्स के ऊपर भी सेम प्रोसेस होगा, या तो इनके ऊपर विंड एक्ट करेगा, या तो इनके ऊपर एयर एक्ट करेगा, या तो इनके ऊपर वाटर एक्ट करेगा, कुछ भी एक्ट करे और ये यहीं पे पड़े पड़े टूट जाए, या फिर ये कहीं और ले जाकर के इनको तोड़ दिया जाए, जाते वक्त रास्ते में सपोज ये टूट जाए। तो इन सब को हम कहते हैं वेदरिंग। ये टूट रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। इरोजन क्या होगा, जब ये अलग अलग एजेंट्स द्वारा इधर से उधर ट्रांसपोर्ट कर दिए जाएंगे। सपोज करो ये टूट गया, अब ये छोटे छोटे पीसेस में हो गया है, अब इसको विंड उड़ा करके और दूसरी जगह लेके चला जाएगा, वाटर अपने साथ इसको दूसरी जगह लेके चला जाएगा, है ना। तो ये क्या होगा, एक जगह से दूसरी जगह टूटने के बाद ट्रांसपोर्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं इरोजन, जिसमें लैंडस्केप जो है अलग अलग एजेंट्स द्वारा, जैसे विंड हो गया, वाटर हो गया, आइस हो गया, ये एक जगह से कैरी होके दूसरे जगह ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है और फिर कहीं ना कहीं जाके ये डिपॉजिट भी कर दिया जाता है, ठीक है। तो इस प्रोसेस को, जहां पे इरोजन और डिपोजिशन जो है वो अलग अलग लैंडफॉर्म्स क्रिएट कर रहा है सरफेस ऑफ अर्थ पे, इसी को हम कहते हैं वेदरिंग और इरोजन और डिपोजिशन। तो उसके बाद क्या होगा, अब रिवर का काम क्या होता है। अब आप देखोगे रिवर का काम, इसमें मैं जरा सा इसको रब कर देती हूं। तो रिवर क्या है, अब कोई भी रनिंग वाटर होता है वो अपने लैंडस्केप को इरोड करता है। अब सपोज वाटर यहां से जा रही है ना, इस सरफेस से वाटर जा रही है, तो अपने साइड के वॉल्स को या फिर नीचे अगर कोई सरफेस है तो उसको ये पूरा इरोड करती हुई ये आगे बढ़ेगी। अगर वाटर बहुत ज्यादा फोर्स में रहता है तो क्या होता है, ये अपने सरफेसेस को बिल्कुल इरोड करता हुआ चलता है और यहाँ पे बिल्कुल इरोजन का काम करता है ये। तो क्या होता है, जितने भी हार्ड रॉक्स हैं ये सब सारे टूट जाते हैं, है ना। और ये देखो, ये जो वाटरफॉल आपको देखने को मिलता है ना, जैसे आपने वाटरफॉल कहीं ना कहीं देखा होगा, ये वाटरफॉल भी बनने का रीजन यही है कि यहाँ पे कभी ना कभी रॉक्स रहे होंगे। इन रॉक्स का इन रिवर ने बिल्कुल इरोजन कर दिया और ये अब बिल्कुल ऐसे स्टीप से हो गए हैं जिससे पानी अब धड़ाधड़ नीचे गिरता है, ठीक है। तो ये वाटरफॉल बनने का भी रीजन है कि ये रॉक्स कभी ना कभी यहाँ रहे होंगे, इनका इरोजन हुआ होगा और अब ये एकदम स्टीप एंगल में बन गए हैं। क्योंकि एक चीज समझना कि सपोज करो कि ये मेरा एक सरफेस है, ठीक है, यहाँ पे अलग अलग लेयर के रॉक्स हैं। यहाँ पे मेरा हार्ड रॉक है, हार्ड रॉक जिसका इरोजन करना काफी टफ होता है। यहाँ पे मेरा सॉफ्ट रॉक है, ठीक है। फिर अगेन मेरे यहाँ पे हार्ड रॉक है, यहाँ पे सॉफ्ट रॉक है। तो रिवर जो है ये हार्ड रॉक को तो इरोड नहीं कर पाएगी, लेकिन सॉफ्ट रॉक को बिल्कुल अच्छे से इरोड कर देगी। यहाँ पे सॉफ्ट रॉक रहेगा ही नहीं। फिर अगेन हार्ड रॉक आया तो रिवर नहीं कर पाएगी, सॉफ्ट रॉक को कर पाएगी। तो ये देखते हो आप, ये जो मूवमेंट होता है वाटर का, ये हार्ड रॉक सॉफ्ट रॉक की वजह से होता है। यहाँ हार्ड रॉक है, यहाँ हार्ड रॉक है, और सॉफ्ट रॉक वाली जगह पे क्या होगा, डिप्रेशन क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। तो इसी वजह से हमें वाटरफॉल भी देखने को मिलता है। ये देखो यहाँ पे हार्ड रॉक रहा होगा, इसलिए यहाँ पे ये इसको इरोड नहीं कर पाई, लेकिन यहाँ पे सॉफ्ट रॉक रहा होगा जिसकी वजह से ये इरोड हो गई और यहाँ पे डिप्रेशन क्रिएट हो गया। तो ये वाटर बिल्कुल धड़ाक से नीचे गिरती है यहाँ से, यहाँ इसने एकदम स्टीप एंगल बना लिया है। तो वाटरफॉल बनने का भी यही रीजन होता है। अब जो रिवर वाटर है
ये जब प्लेन पे एंटर करती है, जब प्लेन यानी कि जहां जैसे सरफेसेस पे हम रहते हैं बिल्कुल प्लेन सपाट एकदम, जिस सरफेस पे हम रहते हैं, तो जब रिवर वाटर प्लेन पे एंटर करती है तो वो क्या करती है ना, बिल्कुल मियांडर करने लगती है। मियांडर मतलब इठला इठला के चलना। ये देखो ये इस तरीके से अपना मूवमेंट करती है। आपने देखा होगा कि रिवर वाटर इस तरीके से चलती है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं मियांडर, मियांडरिंग करना। ठीक है, मियांडरिंग से क्या हो रहा है, अब जैसे कि रिवर जो है ये इधर चल रही है, इधर चल रही है, तो यहाँ पे ये क्या करेगी, इरोजन करेगी, फिर दूसरे सरफेस पे जाकर के यहाँ पे इसको डिपॉजिट करेगी, फिर यहाँ से इरोजन करेगी, यहाँ पे डिपॉजिट करेगी, यहाँ पे इरोजन करेगी, यहाँ पे डिपॉजिट करेगी। तो ये इस मियांडरिंग से देख रहे हो, रिवर अपने साइड्स को क्या कर रही है, बिल्कुल इरोड कर रही है, अपने साइड्स को इरोड कर रही है और दूसरे जगह पे वो डिपॉजिट कर रही है ना। यहां से इरोड किया, दूसरे जगह पे डिपॉजिट कर दिया, फिर यहां से इरोड किया, दूसरे जगह पे डिपॉजिट कर दिया। तो ये क्या कर रही है, ये कंटिन्यूअसली अपने जो एरिया है जिसमें ये ट्रैवल कर रही है, इसको इरोड कर रही है और दूसरे जगह पे डिपॉजिट कर रही है। ठीक है, तो यहां पे क्या होता है कि कुछ टाइम बाद, सपोज करो, देखो ये सपोज करो कि ये इसका कोर्स रहा होगा ऐसा। ठीक है, अब रिवर ने क्या किया कि इस पूरे एरिया पे अपने सेडिमेंट्स को डिपॉजिट कर दिया है, ये देख रहे हो। तो जो इसका एरिया था, ये अब क्या हुआ, ये वाला एरिया क्योंकि यहाँ पे डिपॉजिट कर दिया इसने सेडिमेंट्स, ये देखो यहाँ पे सेडिमेंट्स डिपॉजिट कर दिया, तो ये वाला जो रिवर है, रिवर का ये वाला जो पार्ट है, ये बिल्कुल उससे अलग कट के हट गया, है ना। इसको हम कहते हैं ऑक्सबो लेक। ऑक्सबो लेक क्यों कहते हैं, क्योंकि ये ऑक्स के बो की तरह दिखता है, इसलिए हम इसको ऑक्सबो कहते हैं। और ये एरिया डिपोजिशन एक्टिविटी की वजह से अलग ही कट के हट गया, और ये कुछ टाइम बाद या तो सूख जाएगा या फिर यहाँ पे मतलब लेक रहेगा, काफी टाइम तक रहेगा और फिर बाद में ये खत्म हो जाए, लेकिन ये रिवर के मेन कोर्स से बिल्कुल हटके अलग हो गया। ठीक है, तो मियांडरिंग की वजह से क्या हुआ, एक जगह पे इरोजन हुआ, दूसरे जगह पे डिपोजिशन हुआ, और जहां पे डिपोजिशन हुआ वहां से एक एरिया कट के हट गया, अलग हो गया, उसको हम कहेंगे ऑक्सबो लेक। ठीक है, रिवर अपने बैंक्स को भी इरोड करती है, ये मान लो इसका एरिया है, तो रिवर अपने एरिया को भी इरोड करती है, ये रहा इसका एरिया, ये इसका एरिया, ये अपने साइड्स को बिल्कुल इरोड करती हुई चलती है। ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होगा, अगर यहाँ पे इरोजन हो गया तो रिवर अपना चैनल बदल लेगी, रिवर दूसरी जगह पे ट्रैवल करने लग जाएगी। यहाँ पे भी इसने इरोड कर दिया, अब रिवर एक और चैनल में बह रही है, तो जिस जिस जगह से अलग अलग चैनल बनाएगी वहां पे फ्लडिंग भी कर सकती है, वहां पे फ्लड्स भी आने के चांसेस हैं, है ना। तो ये होता है, अब रिवर जहां जहां जाएगी वहां पे फ्लड प्लेन बनाएगी, फ्लड्स लेके आएगी। ठीक है, अब जो ये रेज्ड बैंक्स होते हैं इनको हम लेवीज कहते हैं। ये देखो आप, ये दिख रहा है आपको, ये उठा उठा जो पोर्शन आपके बुक में दिखा रखा है, इसी को हम कहते हैं लेवीज। ठीक है, तो फिर जब रिवर सी की तरफ अप्रोच करेगी, मान लो अरेबियन सी में उसको गिरना है, ठीक है, मान लो रिवर जो है अरेबियन सी में जाकर के गिरने वाली है। ठीक है, तो जब रिवर सी में गिरने वाली होती है तो उसकी जो स्पीड है, रिवर की स्पीड है, वो बिल्कुल कम हो जाती है, क्योंकि सोचो ना, रिवर कितनी दूर से चल के आ रही है। अब आप भी कहीं से दूर से चल के आओगे तो थक जाओगे ना, तो रिवर भी इतनी दूर से जब चल के आती है तो वो बिल्कुल थक जाती है। ठीक है, और उसकी स्पीड बिल्कुल कम हो जाती है। ठीक है, तो रिवर जो है थक जाने के कारण अलग अलग चैनल्स में ब्रेक करने लग जाती है। ठीक है, अलग अलग चैनल्स में ये ब्रेक करने लग जाती है, और जब ये अलग अलग चैनल्स ब्रेक हो जाता है तो इन स्ट्रीम्स को हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटरी, यानी कि ये जो रिवर था ये अलग अलग चैनल्स में डिस्ट्रीब्यूट हो गया, इसको कहेंगे डिस्ट्रीब्यूटरी। ठीक है, रिवर इतनी स्लो हो जाती है कि ये अपना जो लोड है इसको डिपॉजिट करने लग जाती है। ठीक है, और हर डिपॉजिटरी का अपना एक माउथ होता है, अपना एक मुंह होता है, और यहाँ पे जो कलेक्शन हो रहा है सेडिमेंट्स का फ्रॉम ऑल द माउथ्स फॉर्म्स अ डेल्टा। अब आप ये देखो कि ये इसका एक माउथ है, ये इसका एक माउथ है, ये इसका माउथ है, ये इसका एक माउथ है, ये इसका माउथ है, ये इसका माउथ है। अब ये सब मिल करके एक बनाएंगे डेल्टा। डेल्टा क्या होता है, जैसे सुंदरबंस डेल्टा है ना, वो क्या है कि 3 साइड से वो पानी से घिरा हुआ है ना, वो इसी वजह से बना है क्योंकि जो रिवर्स है वो जब सी में मिलने वाली होती है तो वो अपना अपना चैनल बना लेती है, वो ढेर सारा चैनल बना लेती है, और इस चैनल के अपनी अपनी माउथ होती है, और इन माउथ की वजह से ही क्या होता है, यहाँ पे सेडिमेंट्स का कलेक्शन होता है और ये बनाता है डेल्टा। ठीक है,
ओके, अब हम देखेंगे कि सी वेव्स क्या काम करती हैं। अब हम देखेंगे सी वेव्स जो हैं, सी वेव्स किस तरह से इरोजन और डिपोजिशन करती है। तो अब जो कोस्टल लैंडफॉर्म्स जितने भी बनते हैं वो सिर्फ सी वेव्स के कारण बनते हैं, ठीक है। सी वेव्स क्या है, कंटिन्यूअसली किसी ना किसी बॉडी को टकराती रहती है। अब मान लो कि यहाँ पे एक बड़ा सा पत्थर रखा हुआ है, ठीक है, इस पे सी वेव्स कंटिन्यूअसली हिट करती हैं। सी वेव्स तो लगती रहती है ना, बिल्कुल सी की लहरें जब आती हैं तो वो किसी ना किसी सॉलिड बॉडी को टकराएंगी अगर वो बीच में आएगा तो कंटिन्यूअसली स्ट्राइक करने की वजह से उनमें क्रैक्स बन जाते हैं, ठीक है। वो जो मान लो रॉक पड़ा हुआ था इसमें क्रैक्स बन जाएंगे, ठीक है। इन क्रैक्स की वजह से क्या होता है, अब क्या होगा, ये वापस भी तो इनमें टकराती रहेंगी ना, कंटिन्यूअसली इससे टकराती रहेंगी, तो क्रैक्स जो है वो थोड़े और बड़े हो जाएंगे, है ना, और बड़े हो जाएंगे टाइम के साथ, और बड़े हो जाएंगे। तो ये बड़े 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 होते 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 एक केव का फॉर्म ले लेंगे, गुफा जैसा बन जाएगा। ये पहले छोटा सा क्रैक था, फिर ये क्रैक थोड़ा सा बड़ा हुआ, फिर ये और बड़ा हुआ, फिर ये और बड़ा हुआ। ये सी वेव्स क्या कर रही है, कंटिन्यूअसली स्ट्राइक कर रही है, तो ये बड़ा होते 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 ये बिल्कुल एक गुफा का फॉर्म ले लेगा, ठीक है, गुफा बन जाएगा, केव्स बन जाएगा। तो ये एक हॉलो केव बन जाता है रॉक्स में, ठीक है। इनको हम कहते हैं सी केव्स, यानी सी के अंदर केव्स, ठीक है। अब ऐसा तो है नहीं कि अभी भी पानी की जो ये वेव्स है ये टकरा नहीं रही हैं, अभी भी तो टकरा ही रही है, तो ये और बड़ी होती जाती है। सी वेव्स की जो कैविटी है यानी जो गड्ढा हुआ है ये और बड़ा होता जाता है, और बड़ा होता जाता है, ठीक है। अब सिर्फ जो केव की रूफ है वो रह जाती है। सपोज ये जो एरिया है सिर्फ इतना रह जाएगा, बाकी सारा इरोड कर देगी सी वेव, ठीक है। तो इरोड करने की वजह से क्या होगा, यहां पे बन जाएगा सी आर्चेस। सी आर्चेस आप ये देखो डायग्राम में, यहाँ पे एक गुफा बना था, पीछे साइड से ये अभी भी बंदी है। अब ये इतना ज्यादा इसने हिट किया, इतना हिट किया कि आप सी के आर पार देख सकते हो, उस तरफ भी पानी है आप ये देख सकते हो। तो ये बना लिया सी आर्च, ठीक है। उसके बाद क्या हो रहा है कि फिर अभी भी तो इरोजन चल ही रहा है, अभी भी सी वेव्स जो है वो बिल्कुल उसको इरोड कर ही रही है। तो इरोजन होने के कारण क्या होता है, ये रूफ को भी ब्रेक कर देती हैं। ये जो पोर्शन है, ये जो पोर्शन है इसको भी ये तोड़ देती हैं, ठीक है। ये जो पोर्शन है केव का, आर्च का, इसको भी तोड़ देती हैं। और इसको तोड़ने के बाद ये वॉल जैसा दिखने लगता है और इसको हम कहते हैं स्टैक। ये जैसे आप देख रहे हो ये सिर्फ इतना पोर्शन रह गया है, पहले ये केव था, फिर ये आर्च बना, और अब ये सिर्फ इतना पोर्शन रह गया जिसको हम कहते हैं स्टैक, ठीक है। उसके बाद जो ये स्टीप रॉकी कोस्ट है जो कि हमें सी वाटर के ऊपर दिखता है उसको हम सी क्लिफ कहते हैं। सपोज करो कि अभी इसका इरोजन और होता जाएगा, और होता जाएगा, और होता जाएगा, और ये इतना सा बिल्कुल हमें वाटर के ऊपर इतना सा ये हमें दिखेगा, ठीक है। इसको हम कहेंगे सी क्लिफ, ठीक है, चोटी। तो अब जो ये सी वाटर है ये अपने साथ डिपॉजिट्स भी लेके आएगा, सेडिमेंट्स भी लेके आएगा। इनको डिपॉजिट करेगा कहाँ पे, शोर्स पे, जहां पे ये एंड होगा, ये वेव्स जहां पे एंड होगी आके वहां पे ये सारी मिट्टी सेडिमेंट्स अपने साथ डिपॉजिट करेगा। तो ये जो एरिया बनाएगा इसको हम कहेंगे, क्या कहेंगे, इसको हम बीचेस कहेंगे। जिन बीचेस पे आपको घूमना बहुत पसंद है वो बीचेस इसी वजह से बनी हैं क्योंकि जो वाटर है ये क्या है, वेव्स के फॉर्म में अपने साथ सेडिमेंट्स लेके आती है। और ये सेडिमेंट्स क्या है, ये सेडिमेंट्स जब डिपॉजिट होती है किसी जगह पे आकर के तो ये क्या है, कोई ना कोई लैंडफॉर्म बनाएगी अपने साथ, और लैंडफॉर्म बनाने की वजह से ही हमें बीचेस वगैरह देखने को मिलती हैं। तो आपने यहाँ पे क्या देखा, यहाँ पे एक क्रैक डेवलप हुआ, क्रैक के वजह से सी केव बना, सी केव की वजह से सी आर्च बना, सी आर्च की वजह से स्टैक बना, और आप सी क्लिफ वगैरह भी देखते हो, ठीक है। छोटा सा जो एरिया हमें दिखेगा उसे हम सी क्लिफ कहेंगे, ओके। अब हम देखते हैं कि ग्लेशियर्स या जो आइस होता है वो किस तरीके से एरोजन और डिपोजिशन का काम करता है। अब आप ये देख रहे हो पूरा आपके सामने जो है ग्लेशियर से भरा हुआ एक पहाड़ है, ठीक है, यहाँ पे ग्लेशियर्स हैं। अब ग्लेशियर भी क्या है, ये अपने साथ बिल्कुल जो भी मूवमेंट होगा ये अपने साथ सेडिमेंट्स लेता हुआ चलेगा, है ना। तो ये इसके नीचे जितने भी रॉक्स हैं, इन ग्लेशियर्स के नीचे जितने भी रॉक्स हैं ये सबको लेता हुआ अपने साथ चलेगा,
है कि नहीं? तो इसकी वजह से क्या होगा, बिल्कुल हॉलो हो जाएगा नीचे का एरिया, ऐसा ऐसा गड्ढा पड़ने लग जाएगा, क्योंकि ये नीचे के एरिया को पूरा इरोड करता हुआ जा रहा है। और यहाँ पे जब ये गड्ढा हो जाएगा तो जो ग्लेशियर का पानी मेल्ट करेगा तो इसमें क्या होगा, ये पानी से भर जाएगा। पानी से भर जाएगा तो ये बहुत ही सुंदर सुंदर से लेक बना देता है ना। पानी होगा और एक डिप्रेशन होगा तो ये काफी सुंदर लेक्स बना लेता है, और जो कि माउंटेन से घिरे हुए होंगे। ठीक है, अब जो है तो जो ये डिपॉजिट्स जिसकी वजह से, इधर देखो जो मटेरियल है जो ग्लेशियर अपने साथ कैरी करता है, जैसे रॉक्स हो गए, छोटे बड़े सैंड, सिल्ट, ये सब क्या करता है, ये सब कहीं ना कहीं डिपॉजिट करता है और बनाता है ग्लेशियल मोरेन्स। इसको हम कहते हैं ग्लेशियल मोरेन्स। ठीक है, ये आपने समझ लिया। मैं आपको एक बार पिक्चर दिखा देती हूँ ग्लेशियल मोरेन का, आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। ये आप पहले देखो, ये एक वाटरफॉल है, और मैंने आपको जैसे बताया था कि वाटरफॉल किस वजह से बन रहा है, क्योंकि यहाँ पे हार्ड रॉक था, इसका इरोजन हुआ नहीं था, सॉफ्ट रॉक का इरोजन हो गया, जिसकी वजह से डिप्रेशन क्रिएट हो गया, स्टीप एक एंगल बन गया, और उसी की वजह से वाटर अब जो है सीधा हार्ड रॉक से नीचे गिरता है और यहाँ नीचे के सरफेस को अपने इरोड करता है। ठीक है, तो ये आपने देखा था वाटरफॉल। नेक्स्ट डायग्राम में आपने देखा था कि जो ये सी वेव्स हैं, ये सी वेव्स हिट करती है तो केव बनाती है। केव बनाने के बाद ये आर्च, ये देखो कितना बड़ा सा आर्च बना रही है कि आप वाटर के आर पार देख सकते हो, है ना। ये आर्च बनाती है, उसके बाद इसमें और ज्यादा ये एक्ट करती है, और ज्यादा इसको इरोड करती है, तो ये एरिया जो है पूरा टूट के अलग हो जाता है और ये स्टैक बन जाता है। दिख रहा है आपको, ये बिल्कुल स्टैक बन गया है, इसको हम स्टैक कहेंगे। पहले देखो ये शुरुआत किससे हुआ था, ये क्रैक से शुरू हुआ था। क्रैक के बाद इसमें केव बना, ठीक है, यानी गुफा जैसी चीज बनी। गुफा के बाद ये आर्च बना, और बड़ा हो गया। आर्च के बाद ये और ज्यादा इसमें क्रैक आया और ये स्टैक बन गया। स्टैक के बाद इसका और ज्यादा स्टैक का इरोजन होता है, और ये बिल्कुल छोटा सा हमें ये 10th नंबर का देखने को मिलता है, जिसको हम कहते हैं स्टंप। ठीक है, ये अब आप देखोगे नेक्स्ट डायग्राम, ये देखो आप लैंडस्लाइड का वीडियो, किस तरीके से मिट्टी बिल्कुल खिसक रही है, क्योंकि अर्थक्वेक आता है, वोल्केनिक इरप्शन होता है, तो मिट्टी भी, लैंडस्लाइड भी खिसकती है। ये भी एक प्रॉब्लम है जो हमें देखने को मिलती है। ये अब देखो नेक्स्ट डायग्राम है आपके पास, नेक्स्ट पिक्चर है, इसमें ये पहाड़ों पे बिल्कुल ग्लेशियर है। ये ग्लेशियर, यहाँ पे ग्लेशियर ने बिल्कुल हॉलो क्रिएट किया है, यहाँ पे एक गड्ढा हो गया है। अब जब ये ग्लेशियर मेल्ट होता है तो यहाँ पे हमें पानी देखने को मिलता है, और ये बहुत ही ब्यूटीफुल लेक के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये आपके सामने है पिक्चर, पहाड़ों के बीच में जब आपको ये ऐसा लेक देखने को मिलेगा तो ये काफ़ी अच्छा फीचर होता है ग्लेशियर का, जो मेल्ट होकर के इस तरीके का एक फीचर बनाती हैं। पढ़ने के लिए इस चैप्टर में काफ़ी सारी चीज़ें, अगर आपको इंटरेस्ट है तो मैं आपके लिए स्पेसिफिकली हर टॉपिक पे एक वीडियो मैंने बनाई हुई है। क्लास 11th के एनसीईआरटी में ये है, बट आपके लिए काफ़ी हाई लेवल हो जाएगा। अगर आप चाहते हो तो आप देख सकते हो, आपके इंटरेस्ट के ऊपर है। बहुत अच्छे से मैंने बताया है उसमें, बिल्कुल वीडियोज़ और पिक्चर्स के थ्रू, तो आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग लगेगा। वल्केनिज्म एंड अर्थक्वेक नाम है चैप्टर का, आप उसको देख सकते हो, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और अलग अलग लैंडफॉर्म्स की वजह से जो डिपोजिशन और इरोजनल फीचर्स होते हैं वो भी आप देख सकते हो, बहुत ही इंटरेस्टिंग लगेगा आपको। फिर हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक हमारा, जो विंड की वजह से इरोजन होता है। अब आपको पता है विंड भी जो है वो एक एक्टिव एजेंट है इरोजन का और डिपोजिशन का। ये भी बहुत ज़्यादा इरोजन करता है, बहुत ज़्यादा डिपोजिशन करता है डेजर्ट एरिया में, क्योंकि यहाँ पे विंड बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। अब डेजर्ट में आपको कुछ रॉक्स देखने को मिलेंगे जो कि मशरूम के शेप के होते हैं, ठीक है, इनको हम कहते हैं मशरूम रॉक्स। ये ऐसा क्यों होता है, आइए पहले मैं आपको एक पिक्चर दिखाती हूँ, फिर आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो ये डेजर्ट एरिया में आपको सामने पिक्चर में दिख रहा होगा, ये इस तरीके के रॉक्स हमें देखने को मिलते हैं जिनको हम कहते हैं मशरूम रॉक्स। ये देखो आप किस तरीके से ये होते हैं, बिल्कुल ये मशरूम के शेप के दिख रहे हैं, जिसमें नीचे का जो एरिया है ये काफी पतला है और ऊपर एक छत सी है इनके ऊपर, है ना। तो इन्हीं को हम कहते हैं मशरूम रॉक, जो कि विंड की वजह से होती है। अब देखो विंड जो है वो काफी ऊपर तो विंड मूव कर नहीं सकता, तो विंड जो है सरफेस से थोड़ा सा ऊपर ही मूव करेगा, तो ये सरफेस के पास आने वाली जितनी भी चीजें हैं उसको इरोड कर देती है। अब ये रॉक ये पूरा गोल रहा होगा कभी ना कभी, ठीक है,
लेकिन विंड जो है, विंड वे सरफेस से होके गुजर रही है, तो सरफेस के ऊपर ऊपर जितना भी एरिया रहा उसको उसने पूरा इरोड कर दिया, और ये पतला सा डंडी, ये बिल्कुल पतला सा स्टिक जैसा जो दिख रहा है, बस इतना एरिया इसको छोड़ा, क्योंकि ये हार्ड रॉक रहा होगा और ये जल्दी से इरोड नहीं हुआ, ठीक है। लेकिन टाइम के साथ ये भी इरोड हो जाएगा, और इसके ऊपर ये छत रही जहां तक जो विंड है ये पहुंच ही नहीं पाई, ठीक है। तो ये छत सी ऐसी बन गई और नीचे ये स्टिक जैसा रह गया, इसी को हम कहेंगे मशरूम रॉक्स, ठीक है। ये डेजर्ट एरिया में काफी ज्यादा हमें देखने को मिलती है। तो ये मैंने आपको बताया। अब इनका इन रॉक्स का जो बेस होता है ये काफी नैरो होता है, मैंने आपको दिखाया था, और जो टॉप होता है बहुत वाइड होता है। तो जो विंड ब्लो करती है तो वो क्या करती है, ट्रांसपोर्ट करती है और लिफ्ट करती है, जितना भी सैंड है एक जगह से दूसरे जगह उड़ा के बिल्कुल चली जाती है, ठीक है। जब ये विंड ब्लो करना बंद कर देती है तो जो सैंड है वो गिर जाते हैं और कहीं ना कहीं पे जाके डिपॉजिट हो जाते हैं, तो ये ऐसा हिल जैसा स्ट्रक्चर बना लेते हैं बिल्कुल, ठीक है। ये आप देख रहे होगे, ये ऐसा हिल जैसा स्ट्रक्चर इन्होंने बना लिया है। इन हिल जैसे स्ट्रक्चर्स को ही हम कहते हैं सैंड ड्यून्स, ठीक है। जब सैंड जो है, उनके जो ग्रेन्स हैं वो काफी फाइन हो, बहुत हल्के हो, तो विंड उसको आसानी से बहुत लॉन्ग डिस्टेंसेस लेकर के जा सकता है, ठीक है। तो जब उस टाइप के सैंड जो कि लार्जर एरियाज में डिपॉजिट हो जाते हैं, जब उस टाइप के सैंड बिल्कुल लाइट है, हल्के हैं, छोटे हैं, फाइन है, ये क्या है, ये बहुत ही लार्ज एरिया में जाके डिपॉजिट हो जाते हैं, इनको हम कहते हैं लोएस। क्या कहते हैं, लोएस। ये सब टर्मिनोलॉजीज आपको बिल्कुल अच्छे से याद होनी चाहिए, आप किसी भी फॉर्म में इसको भूल नहीं सकते हैं आपको, क्योंकि बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ाया जा रहा है, इसलिए आपको भूलने का कोई चांस ही नहीं है कि आप इसको भूल जाओ। आपको ये लेक्चर बार बार देखना पड़ेगा, जिससे आपको ये सारी टर्मिनोलॉजीज बिल्कुल अच्छे से दिमाग में आपके बैठ जाए, ठीक है। क्योंकि अब आप एकदम से सीनियर क्लासेस में चले गए हो, आप क्लास 7th में चले गए हो, तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि ये आगे जितने भी टॉपिक्स हैं ये आगे और वास्ट होंगे, कम नहीं होगा कुछ भी। तो आप ये उम्मीद में मत रखना कि ये बिल्कुल भी मैं इसको लाइटली ले लूंगी तो आगे वाले क्लासेस में मैं इसको कर लूंगी, कोई ना हो जाएगा, कभी नहीं होगा ये। और कोई टीचर बहुत ज्यादा डिटेल में आपको बताने के बावजूद अगर आप इसको नहीं करते हो तो ये आपका लॉस है। आप बिल्कुल ही आप इस चीज को मान के चलो कि आगे कभी भी समझ नहीं आएगा, ये हमेशा एक कंफ्यूजन का टॉपिक बना हुआ रहेगा आप लोगों के लिए। तो आप इसको अभी ही अच्छे से समझ लो ताकि आगे आपको कभी प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो ये जो लार्ज डिपॉजिट है, लोएस जो है, इनकी जो डिपॉजिट्स होती हैं ये हमें चाइना में देखने को मिलती हैं, ठीक है। आइए एक पिक्चर दिखाती हूँ आपको। तो आपके सामने ये एक पिक्चर है, ये चाइना की पिक्चर है जहां पे लोएस का लार्जर डिपॉजिट आपको दिखाया गया है। कितने वास्ट एरिया में ये लोएस हमें देखने को मिलते हैं यहाँ पे। तो ये हमने विंड का इरोजन और डिपोजिशन फीचर देखा। अब आगे बढ़ते हैं और ये चैप्टर हमारा यहाँ पे खत्म होता है। ये मैंने आपको अच्छे से बिल्कुल जितना टाइम लगा के मैं इसको समझा सकती थी, आपके लेवल से भी थोड़ा सा ऊपर जाके समझा सकती थी, मैंने समझाया है। बाकी आपको अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो, मैं डेफिनेटली ट्राई करूंगी इसको आंसर करने का। अगर मैं नहीं कर पाती हूँ किसी रीज़न से आंसर, तो मैं डेफिनेटली आपको नेक्स्ट लेक्चर बना के या फिर किसी ना किसी फॉर्म में आपको ये चीज़ मैं एक्सप्लेन कर दूंगी। तब तक के लिए आपको ट्यून्ड रहना पड़ेगा गुरु मंत्रा चैनल के लिए, जहाँ पे नए नए वीडियोज़ अपलोड होते रहते हैं, और आपके कोई भी प्रीवियस डाउट्स जो होते हैं वो मैं उसको उसी लेक्चर में या फिर नेक्स्ट लेक्चर में रिजॉल्व करने की कोशिश करती हूँ। तो ये कुछ क्वेश्चन आंसर्स आप देख सकते हो कि प्लेट्स क्यों मूव करती हैं, एंडोजेनिक एक्सोजेनिक क्या होता है, इरोजन क्या होता है, फ्लड प्लेन्स कैसे बनते हैं, सैंड ड्यून्स, बीचेस, ऑक्सबो लेक, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बहुत डिटेल में पढ़ाई है। तो मुझे नहीं लगता कि आपको चैप्टर पढ़ने के बाद आपको कोई डाउट होगा। अगर फिर भी डाउट है तो आपको इस चैप्टर को कम से कम 2 से 3 बार देखना होगा, आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आएगा। और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है इसको पढ़ना और पढ़ाना दोनों ही। तो ये आप इसको कंप्लीट कर लेना। विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ द चैप्टर। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू so much and all the best. Keep studying and stay tuned for more tutorials to Guru Mantra channel. Thank you, and if you like this chapter, press the like button. Thank you. Bye bye.